हेलो एवरीवन, ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पिछले लेक्चर में बताया गया था कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। 3 पॉइंट्स बताए गए थे, मतलब कि संघीय व्यवस्था कैसे सफल हो सकती है, कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। तो 2 हेडिंग है, 2 मुख्य रूप से फोकस किया गया है 2 हेडिंगों पर, भाषाई राज्य और भाषा नीति के आधार पर। देखते हैं, आज का टॉपिक है, हेडिंग है भाषाई राज्य। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर जीवन यात्रा शुरू किया। कह रहा है कि भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो उस समय से लोकतंत्र के रास्ते पर उसने अपना जीवन शुरू किया। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। कह रहा है कि अनेक पुराने प्रांत, मतलब कि पहले कुछ ऐसे राज्य थे जो अब नहीं है, नए प्रांत बना दिए गए, उनको बदल करके नए नाम रख दिए गए। उनकी सीमाओं, उनकी क्षेत्र को भी क्या कर दिया गया है, उनके नाम बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। अब उस समय हमारे देश में, सभी जानते हैं कि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसलिए कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, ताकि एक जैसे लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही जगह पर रह सकें, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही राज्य में रहने के लिए कहा गया। जैसे तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, ये सब जगह हैं। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के आधार पर किया गया। कह रहा है कि कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के आधार पर किया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया इत्यादि, ठीक है। ये तो था भाषाई राज्य के आधार पर कि संघीय व्यवस्था कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, उसका एक हेडिंग था। दूसरा हेडिंग है भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि हमारा जो संविधान है, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का पोजीशन, उसका स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया। जो हिंदी भाषा है उसे क्या कर दिया गया, राजभाषा मान लिया गया। यह केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है। अब हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया। देखिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पहले तो ये समझ लीजिए। तो राष्ट्रभाषा पूरे देश के लिए, पूरे देश में एक ही भाषा लागू की जाती है, ठीक है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा क्या होता है? राजभाषा जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी कार्य क्रियाएँ हैं, वह क्या है, उस भाषा में की जा रही है। जैसे हिंदी है तो हिंदी भाषा को ही राजभाषा माना गया कि सरकारी जो भी वर्क होंगे, ठीक है, वह किस लैंग्वेज में होंगे, किस भाषा में होंगे, हिंदी भाषा में। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि 40% भारतीयों की ही भाषा क्या है, मातृभाषा है। इसके बाद अनेक भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए हैं। अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए। कह रहा है कि जो अन्य भाषाओं के संरक्षण है, मतलब कि अन्य भाषाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ अन्य उपाय किए गए हैं। संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई अनुसूचित भाषा क्या होती है। ये फिनिश हो जाता है, फिर हम आपको समझा देते हैं कि अनुसूचित भाषा क्या होती है, ठीक है। राज्यों की अलग अलग अपनी राजभाषाएं, हर राज्य की अपनी क्या है, अलग अलग राजभाषाएं हैं, ठीक है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। वैसे राज्यों का अपना अधिकांश कार्य अपनी राजभाषा में होता है। कह रहा है कि राज्यों का जो भी अपना कार्य प्रणाली है, ठीक है, वह उनकी ही, मतलब उनकी अपनी खुद की राजभाषा में ही होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज को भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। कह रहा है संविधान के अनुसार जो सरकारी कामकाज
हैं को भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों के मांग की वजह से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा गया। कह रहा है कि संविधान के अनुसार जो सरकारी कामकाज है, अब पहले क्या होता था संविधान में, मतलब संविधान के अनुसार जो सरकारी कामकाज किए जाते थे उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनके संविधान के अनुसार 1965 में यह भाषा क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए सरकारी कामकाज में। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों से तात्पर्य है, मतलब यह है कि ऐसे प्रदेश, ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोला जाता है, नहीं प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से हिंदी भाषा नहीं बोल पाने की वजह से लोगों ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा। ठीक है, तो इस वजह से अंग्रेजी भाषा की वैल्यू यहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ, ठीक है, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कार्यों में प्रयोग की अनुमति अब दे दी। अब इसकी वजह से केंद्र सरकार ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी लैंग्वेज था, ठीक है, उसमें भी राजकीय कार्यों में प्रयोग की अनुमति दे दी कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या। लंबे समय तक हमारे यहाँ की पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है, कि बहुत समय तक हमारे यहाँ की पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों पर शासन रहा, मतलब केंद्र में भी एक ही पार्टी का और अधिकतर राज्यों में भी एक ही पार्टी का शासन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। कह रहा है कि उस समय क्या होता था, जब केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधान जो थे उनका मिसयूज करके जो विपक्षी दल की राज्य सरकार हैं, ठीक है, उनको वह भंग कर देती थी, उनको वह खंडित कर देती थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1990 के बाद 1990 के बाद देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई। कह रहा है कि 1990 के बाद देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का आगमन हुआ, उदय हुआ, ठीक है, और गठबंधन सरकार बनने की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। कह रहा है किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक दल को लोकसभा में क्लियरली बहुमत नहीं मिला, ठीक है, इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी वह क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों के साथ मिल करके गठबंधन सरकार बना लेती थी। अब क्वेश्चन मन में आया होगा कि गठबंधन सरकार क्या होता है, तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहा जाता है, गठबंधन सरकार। मतलब कि एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां मिल करके, ठीक है, जो सरकार बनाती हैं उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। अब आपको अनुसूचित भाषाओं के बारे में बताना था, तो अनुसूचित भाषाओं के बारे में जान लीजिए कि जिस समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय जो अनुसूचित भाषाएं थीं वह केवल 14 थीं, ठीक है। इसमें मुख्यतः असमिया, बंगाली, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा उड़िया थी, ठीक है। अब 1967 में संविधान के 21वें संशोधन में इसमें सिंधी भाषा को भी क्या कर दिया गया, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ दिया गया, ठीक है। 1992 में फिर 3 और भाषाएं जोड़ दी गई, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 2004 में 4 नई भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, मैथिली, संथाली तथा डोंगरी, इन्हें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस तरह से जो अनुसूचित भाषाओं की संख्या है वह टोटल अभी के समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है, टोटल 22 है। ये तो अनुसूचित भाषाओं के बारे में जानकारी थी। आज का आखिरी टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण, ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है। पहले तो एक शब्द आया विकेंद्रीकरण, पहले तो हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि विकेंद्रीकरण एग्जैक्टली है क्या। तो जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे देती है, कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे देती है, तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कह सकते हैं।
सीधे सीधे समझ लीजिए कि साझेदारी एक प्रकार की, कि केंद्र और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर के किसको दे दी जाती हैं, स्थानीय सरकारों को, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब फिर एक नया शब्द निकल के आया कि स्थानीय सरकारें, तो आपको बता दिया गया था सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गई है, ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो केंद्र स्तर, राज्य स्तर के बारे में बता दिया गया था। अब बचा हुआ है स्थानीय स्तर। चलिए स्थानीय स्तर के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। पॉइंट 1, भारत में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही अच्छा शासन नहीं चल सकता। कह रहा है कि भारत में केवल 2 प्रकार की स्तर की, कौन से 2 प्रकार की बात की जा रही है स्तरों की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, इन्हीं दोनों स्तर की व्यवस्थाओं से ही अच्छा शासन नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राज्य यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। क्यों नहीं चलाया जा सकता? भाई यहाँ पे देखिए विविधता क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कुछ भारत के स्टेट ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से भी क्या हैं, बड़े हैं। जैसे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है रूस से भी बड़ा है। अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश जो एक बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है हमारे देश का, ठीक है, तो ये जो है रूस से भी बड़ा है। सेकंड पे देख लेते हैं महाराष्ट्र है, तो इसकी कैलकुलेशन अगर की जाए तो महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो लगभग जर्मनी के बराबर है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कुछ स्टेट जो यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं, तो वहाँ पे शासन व्यवस्था केवल केंद्र और राज्य स्तर पे ही बांट करके नहीं चलाई जा सकती। नेक्स्ट है पॉइंट, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही अच्छी तरीके से हो सकता है। अब देखिए तीसरा स्तर यहाँ से खुल करके सामने आ रहा है। तीसरा स्तर यह है कि अनेक मुद्दों, मतलब कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसे हैं जिसका निपटारा, जिसका हल केवल स्थानीय स्तर पर ही अच्छी तरीके से हो सकता है। अब क्यों हो सकता है? क्योंकि स्थानीय सरकार जो है, स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है, अपने जो क्षेत्र है वहाँ की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उनकी स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। कह रहा है कि जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं उनकी स्थापना स्वशासन, मतलब उनका खुद का शासन, उस क्षेत्र पर उस स्थान पर विशेष रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इनके पास अपना कोई अधिकार व संसाधन नहीं था, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में थे। कह रहे स्थानीय स्तर की सरकार तो बन गई, ठीक है, स्थानीय स्तर की सरकार लाई गई, ठीक है, सत्ता में, लेकिन अभी क्या था कि राज्यों में जो गांव के स्तर पर थे ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं के स्तर पे नगर पालिकाओं की जो स्थापना की गई, ठीक है, अपना इनके पास स्वयं का कोई अधिकार नहीं था, ना ही कोई सोच थे, यह राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। मतलब कि केवल कहने के लिए इस स्तर को चुना गया था, ठीक है, इनके पास नियमित रूप से मतलब कि कोई अपना खुद का अधिकार नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्थानीय स्तर के पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, सब राज्य सरकार के नियंत्रण में ही था। तो इसमें कैसे सुधार किया गया, आइए देखते हैं। 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके तीसरे स्तर की सरकार ज़्यादा मजबूत और प्रभावशाली बनाना था। अब क्या था कि 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में, विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी को 3 स्तर पर बांट दिया गया, ठीक है, सत्ता की साझेदारी को क्या कर दिया गया, 3 स्तर पर बांट दिया गया, लास्ट में जो स्थानीय सरकार जोड़ी गई है, ठीक है। तो 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया गया, कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया कि तीसरे स्तर की सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान की जाए जिससे वह ज़्यादा मजबूत और इफेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। कह रहा है कि जो स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव है वह नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता, मतलब कि हर 5 वर्ष पे जो चुनाव किए जाए, मतलब हर 5 वर्ष पे चुनाव किए जाने की अनिवार्यता हो गई है, ठीक है, यह संवैधानिक बाध्यता है, मतलब कि हमेशा 5 साल पे क्या होते रहेगा, चुनाव होते रहेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। कह रहा है कि जो निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य हैं तथा उनके पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, इन सभी के लिए सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। मतलब कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो स्वशासी निकाय के सदस्य हैं या पदाधिकारियों के पदों में, इनमें सीटें इनकी क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 पार्ट, ठीक है, वह किसके लिए, महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। कह रहा है कि हर स्टेट में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसका गठन किया गया है, चुनाव आयोग नामक एक संस्था का गठन किया गया, जो क्या करवाती है, चुनाव कराने का काम कराती है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। कह रहा है कि राज्य सरकार जो है अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा, मतलब कि जो टैक्स वो वसूल कर रही है, राज्य सरकार जो टैक्स लेती है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा और अपने अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को भी क्या करना रहता है, देना पड़ता है। उसमें से अब कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, स्थानीय सरकार को भी देना पड़ेगा, जो राज्य सरकार टैक्स वसूलती है। अब आते हैं पंचायती राज। अब किन स्तरों पर काम करती है स्थानीय सरकार, किन किन स्तरों पर काम करती है, देखते हैं। पहला इसमें पंचायती राज। अब शब्द आया है पंचायती राज निकल करके, देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पंचायती राज, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहते हैं। गांव के स्तर पर जो शासन व्यवस्था मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर गांव, जैसे कुछ राज्यों में गांव का एक समूह माना गया है, तो इसे यह ग्राम पंचायत होता है। हर गांव क्या होता है, ग्राम पंचायत, मतलब कि कुछ गांव का समूह, वह क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत कहलाता है। यह एक प्रकार का क्या है, परिषद है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। यह एक प्रकार का परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। यह सदस्य जो हैं वार्डों से चुने जाते हैं। पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। अब जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उन्हें सरपंच कहते हैं। आम भाषा में कह सकते हैं कि प्रधान, ठीक है, आप लोग कहते होंगे प्रधान, कुछ गांव में प्रधान भी कहा जाता है, तो ये सरपंच को प्रधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग, पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है, देखते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति, प्रखंड या मंडल बनता है। पंचायत समिति का दूसरा नाम प्रखंड या मंडल भी है, ठीक है, प्रखंड भी कह सकते हैं, मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का निर्माण होता है, गठन किया रहता है। इसके सदस्यों का चयन उस क्षेत्र के सभी पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, इनका जो चुनाव किया जाता है वह क्षेत्र के सभी पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद देखते हैं। जिला परिषद, किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन होता है। कह रहा है आप जिले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनको मिला दिया जाए तो एक जिला परिषद का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कह रहा है कि जिला परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उन सब का चयन किया जाता है। अब जिला परिषद के कुछ प्रमुख सदस्य यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, देखते हैं। जिले के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य। अब जिला परिषद के सदस्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिले के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य तथा जिला स्तर के कुछ अधिकारीगण, ये सभी जिला परिषद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वह जिला परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं।
नगर पालिका, नगर पालिका क्या होता है? एक नगर पालिका की आबादी 20,000 या उससे अधिक होती है। कह रहा है कोई भी नगर पालिका, किसी को भी नगर पालिका का टैक्स तभी दिया जाता है जब वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो, 20,000 से अधिक है। शहरों में क्या होता है? नगर पालिका होता है। जो शहर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनमें क्या होता है? नगर पालिका होता है। नेक्स्ट है नगर निगम। नगर निगम की जहाँ तक बात की जाए तो भारत में नगर निगम एक स्थानीय सरकार के रूप में 2 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहर का प्रशासन करता है। मतलब कि ऐसा शहर कह सकते हैं, बड़ा शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 2 लाख या 2 लाख से क्या है? अधिक है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रशासन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? नगर निगम। मतलब उस शहर को हम क्या कहते हैं? नगर निगम, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले के अधीन होता है। जो नगर निगम होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यह क्या होता है कि जिले के अधीन होता है, मतलब जिले के अंडर में होता है। भारत में सबसे बड़ा नगर निगम दिल्ली, कोलकाता इत्यादि है। दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि यह भारत में सबसे बड़ा नगर निगम दिल्ली में है, कोलकाता है और इत्यादि है। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।